टू ऑल ऑफ यू। और बेटा मैंने स्क्रीन चैट बंद करी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाना है आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं। तो आप प्लीज ध्यान से सुनना, चैट मैंने बंद करी हुई है, राइट? मेरे को दिख नहीं रही है, तो इसलिए प्लीज कुछ लिखना मत, सिर्फ और सिर्फ मुझको सुनना ध्यान से। बेटा ऐसा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चंस तुम्हें बिल्कुल एंड में करने चाहिए और एक बार इसे गो थ्रू करना चाहिए। तो इसलिए मुझे जो लग रहा है शायद ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने बेटा क्या किया, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया है जिससे तुम्हें मॉर्निंग में ही ये सारा रिकॉल हो जाएगा। नेशनल इनकम के अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर पे क्वेश्चन आएगा। जीडीपी डिफ्लेटर, वेलफेयर, एक्सटर्नैलिटी, राइट, इन पे मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा टाइम मैं नेशनल इनकम पे ही डिवोट करूंगा बेटा, क्योंकि यूनिट 10 मार्क्स की है और सिलेबस बहुत ज्यादा है थ्योरी इंक्लूड करके। मैं डिटेल में तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आपको सबको आता है, पर फिर भी जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं उसे पूरा समझाऊंगा। लेट्स बिगिन बेटा। जीडीपी डिफ्लेटर हम सबको पता है क्या होता है, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है बेटा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या होता है बेटा, प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी निकलेगा। रियल जीडीपी बेस ईयर के हिसाब से निकलता है, हमको पता है। तो रियल जीडीपी होता है बेटा प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू आउटपुट ऑफ करंट ईयर। अब करंट ईयर के आउटपुट से करंट ईयर का आउटपुट कट जाएगा, तो मेरा बेटा आंसर क्या आ जाएगा, पीसी बाय पीबी इंटू 100। पीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज प्राइस ऑफ करंट ईयर। पीबी का मतलब क्या होता है, एवरेज प्राइस ऑफ बेस ईयर। जब दो ईयर के प्राइसेस को डिवाइड करते हैं तो हम उसे प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्राइस इंडेक्स। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो प्राइस इंडेक्स के इक्वल होता है। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल आ रहा है उसमें हमें प्राइस इंडेक्स गिवन है, तो इसका मतलब कि हमें जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है। अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है तो इसका मतलब कि हमें प्राइस इंडेक्स गिवन है। दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मेरे बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब मेरे बच्चों सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल पेपर का, और ज्यादातर मैंने इसमें बेटा सैंपल पेपर के क्वेश्चंस ही उठाए हैं। अब मुझे इसके अंदर 2014, 2015, 2015, 2016 और 2016, 2017 ये 3 ईयर्स दिए हुए हैं। इनका नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है। मुझे मेरे बच्चों रियल जीडीपी निकालना है। सॉरी, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। मेरे बच्चों मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रियल जीडीपी। मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा, और रीअरेंज करके इसे कैसे लिखूंगा, रियल जीडीपी बेटा मैं ऊपर ले गया, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे मैं प्राइस इंडेक्स भी कहता हूं, इनटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों रियल जीडीपी हमारा नॉमिनल बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100 है। हमें बेटा नॉमिनल जीडीपी गिवन है 14-15 का, हमें जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है 14-15 का। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, विल गेट द आंसर। ठीक है, ऐसी 2015 का भी निकल जाएगा, 16 का भी निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है भाई। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पता है, रियल जीडीपी निकालना है, इसको ऊपर ले गए, इसे नीचे ले आए, कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसी अगर क्वेश्चन में नॉमिनल की जगह रियल जीडीपी लिखा होता तब भी हम फॉर्मूले को रीअरेंज करके आंसर निकाल लेते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन भी दिए हुए बेटा। फिर उसके बाद जरा ध्यान से सेकंड क्वेश्चन देखो, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम
जब डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज होती है इज ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम. डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड एग्जांपल. मेरे बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. स्टेटमेंट बोली है जब डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. तो जवाब है इसका बेटा नो. नो जवाब क्यों है? क्योंकि अगर NFIA नेगेटिव होगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा. सुनो जरा, हमें पता है नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA होता है बेटा. और NFIA क्या होता है? फ्रॉम -2. NFIA क्या होता है बेटा? फ्रॉम -2. अब मैं आपसे कहता हूं कि डोमेस्टिक इनकम हमारी लेट इट सपोज 50,000 है और NFIA का फॉर्मूला है फ्रॉम -2. अगर मैंने बोला कि जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो है हमारी 5,000 और मैंने बोला कि इनकम टू अब्रॉड जो है वो है हमारी 10,000, तो फ्रॉम अब्रॉड कम है, टू अब्रॉड ज्यादा है, तो NFIA क्या आ जाएगा? -5,000. तो डोमेस्टिक इनकम कितनी थी? 50,000. 50,000 -5,000, तो नेशनल इनकम कितनी आ गई बेटा? 45,000. तो ये कहना गलत है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो डोमेस्टिक इनकम, सॉरी, ये कहना गलत है जब डोमेस्टिक इनकम बढ़ती है तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. क्यों गलत है? क्योंकि बेटा अगर डोमेस्टिक इनकम बढ़ी और NFIA नेगेटिव है तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी बढ़ने की बजाय. ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन हमें NIT, IT और सब्सिडी से रिलेटेड दे सकते हैं. मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं, रिलेशनशिप पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस टाइप की चीज आ सकती है. समझ गए बेटा? नेक्स्ट बेटा, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल GDP इज बेटर इंडिकेटर. रियल GDP इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो बच्चों ने मेरे से YT पे क्लास ली हुई और मेरे से पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि जो रियल GDP होता है वो रियल इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का. रियल GDP बेटर इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का. क्यों? क्योंकि रियल GDP में प्राइसेस कैसे रहते हैं बेटा? कांस्टेंट. नॉमिनल GDP में प्राइस में भी चेंज आता है. अब जैसे बेटा गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, रियल GDP बेटर इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का नॉमिनल GDP से, एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन जर्नल प्राइस लेवल. क्योंकि रियल GDP प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होता, क्योंकि रियल GDP में बेटा जी हम प्राइस कैसे लेते हैं? कांस्टेंट. अब बेटा एक एग्जांपल लिया, आपको आंसर की फ्रेमिंग ऐसी रखनी है. सर आंसर की फ्रेमिंग हम कैसे रखेंगे? अब ये आप PDF कैसे दोगे इसकी? बेटा एंड में मैंने एक बार कोड बनाया हुआ है, स्कैन कोड. उस स्कैन कोड से आप इस पूरी PDF को PPT की ले सकते हैं, राइट? वो मैं एंड में आपको करके दे दूंगा. ध्यान से सुनो, नोट डाउन कुछ नहीं करना. अब मैंने एग्जांपल दिया, करंट ईयर के प्राइसेस का एग्जांपल लिया 20, 10, 30. बेस ईयर के प्राइसेस एज्यूम करें और फिर क्वांटिटी मैंने बेस ईयर की एज्यूम करी, राइट? अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे हम? नॉमिनल GDP और रियल GDP निकाल लेंगे. ये वैल्यू एज्यूम करनी है, नॉमिनल और रियल GDP आ जाएगा. नॉमिनल GDP कैसे आएगा? P1 इंटू Q1. रियल GDP कैसे आएगा? P0 इंटू Q1. यहां पे P1 क्या है? करंट ईयर का प्राइस. यहां पे P0 क्या है? बेस ईयर का प्राइस. यहां पे Q1 क्या है? करंट ईयर की क्वांटिटी. यहां पे भी Q1 क्या है? करंट ईयर की क्वांटिटी. आप सबको पता है जो नॉमिनल GDP होता है वो करंट ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी होता है. जो रियल GDP होता है वो बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी होता है. ये वैल्यूज मैंने अपने आप एज्यूम करी. फिर जब मैंने ये वैल्यू निकाली तो जो नॉमिनल GDP है उसका समीशन आ रहा है 5500, जो रियल GDP है उसका समीशन आ रहा है 3000. तो नॉमिनल GDP ज्यादा है रियल GDP से. क्यों बेटा? क्योंकि इसमें 2500 का जो डिफरेंस है वो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से है. ये जो 2500 का डिफरेंस आ रहा है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से है. क्योंकि आपको पता होगा रियल और नॉमिनल GDP में क्वांटिटी कैसी रहती है? सेम. तो अगर नॉमिनल GDP रियल GDP से ज्यादा है तो वो रीजन क्या होगा? कि वो प्राइस के बढ़ने की वजह से है, मॉनेटरी वैल्यू के बढ़ने की वजह से है. सो इट्स बेटर हम कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किससे निकालें? रियल GDP से. ये बेटा CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और ये मार्किंग स्कीम भी
सीबीएसई ने दी हुई है। नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन, सपोज आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2025 was 500 and 650। बेटा 2021 और 2022 लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों 2025 लिखा है, तो उससे पहले जो ईयर दिया हुआ है वो कौन सा ईयर हो जाएगा? बेस ईयर। तो बेटा जी 2021 मेरा कौन सा ईयर हो जाएगा? बेस ईयर। 2025 मेरा कौन सा ईयर हो जाएगा? करंट ईयर। ठीक है बेटा, 2025 हमारा करंट ईयर है, 2021 हमारा बेस ईयर है। हमें बेटा यूनिट्स गिवन है 500 और 600। हमें मार्केट प्राइस भी गिवन है बेटा क्वेश्चन में 150 बेस ईयर का और इसका 200 मैंने कर दिया। अब मेरे बच्चों रियल जीडीपी कैसे निकलता है? रियल जीडीपी निकलता है प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू आउटपुट ऑफ करंट ईयर। अब बेस ईयर कितना है बेटा? बेस ईयर का प्राइस कितना है? हमारा बेस ईयर का प्राइस है 150 और बेस ईयर की क्वांटिटी क्या है? मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज पी नॉट, दिस इज क्यू नॉट, दिस इज P1, दिस इज Q1। रियल जीडीपी कैसे निकलता है? रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है P नॉट इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। मेरे प्यारे बच्चों रियल जीडीपी 2021 में कैसे निकलेगा? P नॉट Q नॉट, 500 को 150 से मल्टीप्लाई किया 75,000 आ जाएगा बेटा। मजे की बात, रियल जीडीपी 2025 का कैसे निकलेगा? बेटा रियल जीडीपी क्या होता है? प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू आउटपुट ऑफ करंट ईयर। 2025 में जो मेरा आउटपुट है करंट ईयर का वो कितना है? 650 और प्राइस बेस ईयर का लेना है और बेस ईयर का प्राइस कितना है बेटा? 150। तो ये जो 97,500 आया है ना बेटा, वो कैसे आया है? Q1 इंटू पी नॉट। समझ गए? क्योंकि रियल जीडीपी 2025 में निकालना है तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू आउटपुट ऑफ करंट ईयर। अभी मैं 2025 में हूं तो करंट ईयर का आउटपुट कितना है मेरे बच्चों? Q1। करंट ईयर का आउटपुट कितना है? Q1। पर प्राइस बेस ईयर का लेना है और बेस ईयर का प्राइस कितना है? पी नॉट। तो मेरी ये वैल्यू 75,000 क्यों आई? क्योंकि मैंने बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। समझ गए बेटा? ओके, अब ये रियल जीडीपी निकालना है, ये मेरा 97,500 आ गया। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है? नॉमिनल जीडीपी निकलता है P1 इंटू Q1, ये भी निकल जाएगा बेटा। ठीक है, 500 इंटू 150, 650 इंटू 200, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा रियल जीडीपी आ गया, मेरा नॉमिनल जीडीपी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या निकालना है? उसके बाद क्वेश्चन में निकालना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। बेटा परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस किया था। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता था? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलती थी? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी निकालना है तो वो क्या होगा? चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन इनिशियल बेस ईयर जीडीपी इनटू 100। तो चेंज इन रियल जीडीपी कितना है? रियल जीडीपी का चेंज कितना है बेटा? 97,500 में से 75,000 माइनस किया डिवाइडेड बाय बेस ईयर का जीडीपी कितना है? 75,000 इंटू 100, तो 30% आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 30%। ऐसी परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। यार एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकलती है? चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100। अब पर्सनल चेंज इन रियल जीडीपी निकालना है तो चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन इनिशियल रियल जीडीपी इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी निकालना है, चेंज इन नॉमिनल जीडीपी अपॉन इनिशियल नॉमिनल जीडीपी इनटू 100। तो बेटा ध्यान से हमेशा हम बेस में, ठीक हो, अब ये फॉर्मूला लगाया हमारा आंसर आ जाएगा। आपने देखा जो परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी है उसका जो आंसर है वो 73.33% आ रहा है और जो रियल जीडीपी का आंसर है वो 30% आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें आ सकते हैं। ठीक है बेटा, सेम बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में भी आया हुआ है।
सेम वही जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर बेस्ड है, नॉमिनल और रियल जीडीपी पे। फोकस करना ध्यान से। सपोज द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स इज 2000 करोड़। जो नेशन एक्स है उसका जो जीडीपी है वो 2000 करोड़ है। ये नेशन एक्स लिया मैंने 2000 करोड़ 18-19 के अंदर, 18-19 के अंदर। वेयर एज द जीडीपी ऑफ नेशन वाई इज 1,20,000 करोड़, और जो नेशन वाई है उसका जीडीपी कितना है 1,20,000 करोड़। इफ द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स राइजेस टू 4,000, जो नेशन एक्स है उसका जीडीपी 4,000 हो गया, 2000 से 4,000 हो गया। कब? 2019-20 के अंदर 2000 से 4,000 हो गया नेशन एक्स का जीडीपी। और जो नेशन वाई है उसका जीडीपी 1,20,000 से 2 लाख हो गया। क्वेश्चन में सब गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड वाई। बेटा आपको पता ही है क्या बताएं, मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया। चेंज कैसे निकलता है? चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज कैसे निकलता है? चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब मेरे बच्चों ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन जीडीपी अपॉन इनिशियल जीडीपी इंटू 100। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। चेंज इन जीडीपी कितना है नेशन एक्स का? 4,000 में से 2,000 गया 2,000। इनिशियल कितना है? 2,000, 2,000 लिख दिया इंटू 100, 100% आ गया बेटा। ऐसी मेरे बच्चों नेशन वाई का चेंज इन जीडीपी कितना है? 2 लाख में से 1,20,000 गया 80,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है 1,20,000 इंटू 100, 66.7% आ गया। अब मेरे बच्चों ध्यान से, नेशन एक्स का कितना है 100% और नेशन वाई का कितना है 66.67%। तो जीडीपी ग्रोथ नेशन एक्स की बेटर है जीडीपी ग्रोथ नेशन वाई से। यही कमेंट करना था बेटा। ओके, गॉट इट? ओके। अब बेटा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी जीडीपी डिफ्लेटर पे ही है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी, जो मेरे बच्चों नॉमिनल जीएनपी है, उसकी वैल्यू है 2,500 करोड़। एंड बेटा वैल्यू ऑफ जीएनपी ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ सेम ईयर इवैल्यूएटेड एट अ बेस प्राइस, बेस प्राइस पे 3,000 करोड़। तो मतलब रियल जीएनपी 3,000 करोड़ गिवन है। अब मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉमिनल जीएनपी 2,500 है, तो मतलब पीसी इंटू क्यूसी, क्योंकि नॉमिनल जीएनपी करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकलता है। रियल जीएनपी पीबी इंटू क्यूसी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो दोनों में सेम ही है, यहां भी करंट ईयर का आउटपुट, यहां भी करंट ईयर का आउटपुट, तो ये तो दोनों में सेम ही है। पर अगर नॉमिनल जीएनपी कम आ रहा है रियल जीएनपी से, तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट ईयर का प्राइस है वो कम होगा बेस ईयर के प्राइस से, इसीलिए न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है। मतलब इसीलिए नॉमिनल जीएनपी ज्यादा कम है और रियल जीएनपी ज्यादा है। देखो ना बेटा ये 2,500 है, एग्जाम्पल लेता हूं आपका। अब मैंने कहा ये 25 है, मैंने पीसी को 25 माना और मैंने क्यूसी को 100 माना। क्यों माना? एज्यूम कर रहा हूं यार 2,500 है तो 25 इंटू 100 का कॉम्बिनेशन ले लिया। अब ये 3,000 है, तो जो ये 3,000 है मैंने पीबी को माना 30 और क्यूसी तो हमारा दोनों का सेम है। ये तो दोनों का सेम है क्योंकि दोनों जगह करंट ईयर का आउटपुट आता है। ध्यान से देखो बेटा, हमारा करंट ईयर का आउटपुट दोनों में सेम है, डिफरेंस किस में है? इनमें डिफरेंस है। अब इनमें डिफरेंस है तो ये क्या है 25 क्या है पीसी और पीबी क्या है 30। तो मैं कह सकता हूं करंट ईयर के प्राइसेस कम हैं बेस ईयर के प्राइस से।
ठीक है, अगर बेस ईयर का प्राइस ज्यादा है, करंट ईयर का प्राइस कम है, तो बेस ईयर चेंज होके ये वाला ईयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट ईयर है, क्योंकि इसमें प्राइस कम है। समझे बेटा? तो यही क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर क्या आएगा? नॉमिनल में रियल इंटू 100, 83.3%। ठीक है, हमारा आंसर क्या है बेटा? 83/3%। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में पूछा है, डिड द प्राइस लेवल राइज बिटवीन बेस ईयर एंड करंट ईयर? बेस ईयर से करंट ईयर में प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं? नहीं, बेस ईयर से करंट ईयर में प्राइस लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि नॉमिनल जीएनपी 2500 है, रियल जीएनपी 3000 है। नॉमिनल जीएनपी का फॉर्मूला होता है पीसी इंटू क्यूसी, रियल जीएनपी का फॉर्मूला होता है पीबी इंटू क्यूसी। क्यूसी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर सेम है, डिफरेंस पीसी और पीबी में होगा। अगर मैंने ये 2500 लिया है तो इसकी 2500 वैल्यू एक कॉम्बिनेशन ये लूं, आ सकती है। मैंने लिया 25 करंट ईयर के प्राइस को, 100 करंट ईयर की क्वांटिटी को, तो 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2500 ही आएगा। नीचे मैंने इसे लिया 30, इसे लिया 100, तो ये 3000 आएगा। करंट ईयर का आउटपुट दोनों में सेम है मेरे बच्चों, तो ऑब्वियसली डिफरेंस किस में आया कि नॉमिनल ईयर करंट ईयर का प्राइस कम है बेस ईयर के प्राइस से। मेरे से दूसरे पार्ट में पूछा है क्या बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर का प्राइस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो मैं क्या बोलूंगा? कम हो रहा है। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बेटा जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर के सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब एक बार मुझे थम्सअप लेना है तुम्हारा, जरा एक बार थम्सअप करना, चैट ऑन कराता हूं मैं। गायब। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी आपको सबसे पहले एक चीज समझाई, और वो चीज क्या है बेटा? जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल बाय रियल इंटू 100। इसे मैं प्राइस इंडेक्स भी कह सकता हूं। इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकती है ये बताया, इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चन, राइट, इंक्लूडिंग दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन। एंड आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। बेटा मुझे ऐसा लगता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आई बिलीव सो। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्सटर्नैलिटी। ध्यान से बेटा, नेक्स्ट है बेटा एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? थर्ड पार्टी इफेक्ट। अब एक्सटर्नैलिटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आ सकता है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? सुनना बेटा जो मैं बोलूंगा। दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है, तीसरा दोस्त बीच में बचाने आ गया, उस तीसरे दोस्त को चपेट बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स सी बात है, एक्सटर्नैलिटी का मतलब है ना लेना ना देना, फिर भी चपेट पड़ गई, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या एक्सटर्नैलिटी पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। ट्विस्ट कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या हुआ? किसी की एक्टिविटी करने की वजह से, किसी बंदे ने कोई भी एक्टिविटी करी, किसी भी एक्टिविटी करने की वजह से दूसरे बंदे को फायदा हुआ तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नुकसान हुआ तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, राइट। तो एक्सटर्नैलिटी दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पढ़ा रहा हूं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल लेता हूं। लेट इट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया। मैंने क्या बोला बेटा? लेट इट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया। जब फ्लाईओवर बनेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा बेटा। जब फ्लाईओवर बनता है तो देश का जीडीपी बढ़ता है। अब जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर 5% से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया बेटा? 5% से बढ़ गया। बच्चे कहते हैं आपने 5% क्यों लिया? कोई भी वैल्यू ले लो यार, मैंने 5% ले लिया। तो मैंने कहा फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर बनने से जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा तो वेलफेयर 5% से बढ़ गया। एंड बेटा जब फ्लाईओवर बनने से जीडीपी बढ़ा, वेलफेयर बढ़ा, पर इसके साथ साथ लोगों की टाइम और कॉस्ट की सेविंग भी हुई है। अगर फ्लाईओवर बनेगा तो लोगों का टाइम और कॉस्ट भी सेव होगा। टाइम इज मनी। एक बंदा 1 घंटे में 50,000 कमा लेता है, लेट इट सपोज, राइट। तो भैया अगर
1 घंटा 2 घंटे उसके ट्रैफिक में लग गए तो बेटा 50,000 1 लाख के नीचे तो वैसे ही आ गया, बिकॉज टाइम इज मनी। पर जीडीपी में ऐसी जज्बाती बातें, टाइम और कॉस्ट सेविंग वाली बातें इंक्लूड नहीं होती। जीडीपी कहता है सिर्फ रोकड़े की बात करो, तुम्हारा टाइम बचा, तुम्हारी कॉस्ट बची, तुम्हारी क्या थिंकिंग है मुझे लेना देना नहीं। जीडीपी में ऐसी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता। पर रियल लाइफ में अगर लोगों का टाइम और कॉस्ट सेव होगा, वो लोगों का वेलफेयर बढ़ाएगा, और वो लोगों का वेलफेयर सपोजिंगली 6% से बढ़ा रहा है। कितने से बढ़ा रहा है बेटा? 6% से। ओवरऑल वेलफेयर कितने से बढ़ रहा है बेटा? 11% से। 6%, 5% से बढ़ा जीडीपी के बढ़ने की वजह से, और 6% से बढ़ा टाइम और कॉस्ट की सेविंग की वजह से। तो टोटल वेलफेयर कितने से बढ़ा? 11% से। पर मेरे प्यारे बच्चों, जीडीपी में हमारा ऐसी जज्बाती बातों को, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग वाली बातों को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए बेटा अगर मैं जीडीपी को इंडेक्स मानूं वेलफेयर का, अगर मैं जीडीपी को इंडेक्स मानूं वेलफेयर का, वो वेलफेयर को अंडरस्टेट कर रहा है। भैया जीडीपी दिखा रहा है वेलफेयर है 5%, पर एक्चुअल में वेलफेयर कितना है? 11%। अगर मैं जीडीपी को इंडेक्स मानूंगा वेलफेयर का, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर वो वेलफेयर को अंडरस्टेट कर रहा है, कम दिखा रहा है। इसलिए जीडीपी अच्छा इंडेक्स नहीं होता वेलफेयर को मेजर करने का। ऐसी बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जैसे मैंने कहा हमारी कंट्री में फैक्ट्री सेटअप हो रही, अगर हमारी कंट्री में फैक्ट्री सेटअप होंगी तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। अब जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। मैंने माना वेलफेयर 5% से बढ़ गया। अब बेटा फैक्ट्री सेटअप होंगी, उसके साथ साथ वाटर और एयर पोल्यूशन भी होगा। अगर वाटर और एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो वेलफेयर को कम कर रहा है, उसने वेलफेयर को 2% से कम कर दिया। टोटल वेलफेयर क्या है? वेलफेयर फैक्ट्री लगने की वजह से 5% से बढ़ा, वाटर और एयर पोल्यूशन की वजह से वेलफेयर 2% से कम हुआ। ओवरऑल वेलफेयर कितने से बढ़ेगा? 5% माइनस 2%, 3% से वेलफेयर बढ़ा। अब बेटा जीडीपी में वाटर और एयर पोल्यूशन वाली जज्बाती बातें इंक्लूड नहीं होती। अगर मैं जीडीपी को इंडेक्स मानूं वेलफेयर का, वो वेलफेयर को ओवरस्टेट कर रहा है। ओवरस्टेट क्यों? वो दिखा रहा है कि जो वेलफेयर है कितना है, कितना है? 5%, पर एक्चुअल में वेलफेयर कितना है बेटा? 3%। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में जीडीपी हमें दिखा रहा है 5% और ओवरऑल कितना है बेटा? 3%। तो वी कैन से दैट इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जीडीपी वेलफेयर को ओवरस्टेट कर रहा है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या कर रहा था? अंडरस्टेट। इसमें क्या करेगा? ओवरस्टेट। समझ आ गया बेटा? फटाफट नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों, अगर एक बार समझ आ गया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। बेटा स्क्रीन पे दिखा दे एक बार। मेरी इतनी कहानी समझ आई तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से करना। पूरा कोर्स तो हमने किया ही हुआ है, मुझे पता है, पर ये जो मैं लास्ट टॉपिक कह रहा हूं, इसको प्लीज अच्छे से देख लेना बेटा, एक बार प्लीज देख लेना। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इसकी थ्योरी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये सारी थ्योरी हम कर चुके हैं, राइट। इसकी थ्योरी तुम खुद से पढ़ लेना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब बेटा एक क्वेश्चन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में, एक क्वेश्चन है हमारा एक्सटर्नैलिटी, दूसरा क्वेश्चन है बेटा जो आ सकता है, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इफेक्ट द वेलफेयर। जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होगा तब भी वेलफेयर पे इफेक्ट पहुंचेगा, ये मुझे बताना है बेटा। अब मेरी बात जरा ध्यान से और मेरा एग्जांपल जरा ध्यान से समझना। एक होता है बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक होता है बेटा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मेरे बच्चों, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? हमें हमारे देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रिच और पुअर के बीच का गैप कम करना है। अगर हमें बेटा रिच और पुअर के बीच के गैप को कम करना है तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करेगी? जैसे रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा है, रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट ने क्या किया?
रिच पे टैक्सेस लगाए, पुअर को सब्सिडीज दी। जब रिच पे टैक्सेस लगेंगे तो रिच की कंजम्पशन कैसी रहेगी, सेम। पुअर की जो कंजम्पशन है, जब उसे सब्सिडीज मिलेगी तो पुअर की कंजम्पशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। बेटा रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा है, हमें देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिच पे टैक्सेस लगाएगी, पुअर को सब्सिडीज देगी। रिच पे टैक्सेस लगेंगे तो रिच की कंजम्पशन सेम है, पर रिच की सेविंग कम हो जाएगी, पुअर को सब्सिडी मिलेगी। एक गरीब आदमी जब उसे सब्सिडी मिलती है, पहले वो एक टाइम का खाना खाता था, 2 टाइम का खा लेगा, 2 टाइम का खाता था, 3 टाइम का खा लेगा। पर जब पुअर की इनकम बढ़ेगी सब्सिडीज के फॉर्म में, पुअर अपनी सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर देगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेटा जो सेविंग होती है वो पुअर के लिए लग्जरी होती है, और पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो, और गरीब आदमी सेविंग नहीं कर पाता। इसलिए जब पुअर को सब्सिडी मिली उसकी कंजम्पशन बढ़ी, राइट, और सेविंग तो होगी नहीं। बेटा मार्केट डिमांड कैसे निकलती है, मार्केट डिमांड निकलेगी दोनों की डिमांड को ऐड करके। जब रिच पे टैक्स लगे, अमीर आदमी है उसकी कंजम्पशन थोड़ा ना कम होगी, उसकी कंजम्पशन सेम रहेगी पर सेविंग कम हो जाएगी। पुअर को सब्सिडीज मिली, जब पुअर को सब्सिडीज मिलेंगी उसकी कंजम्पशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। बेटा रिच की कंजम्पशन सेम है, पुअर की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब मार्केट डिमांड बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि जब भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है तो वेलफेयर बढ़ता है। ऐसी बेटा जब इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, इनइक्विटेबल का मतलब क्या है, रिच और पुअर में गैप है और गवर्नमेंट कोई कोशिश नहीं कर रही इनके गैप को खत्म करने की। रिच जो है उसकी कंजम्पशन और सेविंग दोनों ज्यादा होती है, पुअर विद अ वेरी लो इनकम उसकी कंजम्पशन क्या होती है बेटा, कम। पुअर की सेविंग तो होती नहीं है, हमें पता है। अब मेरे बच्चों मार्केट डिमांड कैसे निकलती है, दोनों की डिमांड को ऐड करके। यहां पे रिच की कंजम्पशन बढ़ रही है, पुअर की कंजम्पशन कम हो रही है, और हमारे देश में पुअर ज्यादा है, रिच कम है, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल। तो प्यारे से बच्चों जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे वेलफेयर में, तो हम ये बोलेंगे कि जब हम देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने की कोशिश करते हैं, रिच और पुअर के बीच के गैप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो वेलफेयर बढ़ता है। जब हमारे देश में रिच और पुअर के बीच के गैप को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो हमारा जो वेलफेयर है वो क्या होगा बेटा, कम। हमारा वेलफेयर क्या होगा बेटा, कम। तो ये था मेरा जीडीपी एंड वेलफेयर से रिलेटेड 2 टॉपिक। वैसे इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, पर सिर्फ 2 पॉइंट को मैंने समझाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। या तो बेटा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा या थोड़ी सी केस स्टडी बना के देगा, पर इन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से, एक्सपेंडिचर मेथड मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इस पे न्यूमेरिकल या इसके स्टेप्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, स्टेप्स, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये टॉपिक समझा रहा हूं जरा ध्यान से, और इस पे एक न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हम सबको पता है कि अगर हमें नेशन की इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। अगर हम सभी एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं बेटा तो हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जब जीडीपी एट एमपी निकल जाता है उसके बाद रिलेशनशिप बना के जो निकालना है बेटा वो हमारा निकल जाएगा, राइट। मैं इसके कंपोनेंट समझाना चाहता हूं आपको। जीडीपी एट एमपी का पहला कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी गवर्नमेंट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रही है इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा। पहला हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
दूसरा सेविंग ऑफ NPISH। NPISH क्या होता है बेटा? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। दे जनरली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। आपको ये डायरेक्टली गिवन होगा। तो मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया होता है न्यूमेरिकल में। दूसरा होता है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट क्या है बेटा हमारा? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है बेटा हमारा सेविंग ऑफ NPISH। हाँ जी सर जी। सर जय हिंद जय कॉमर्स। जय हिंद जय कॉमर्स सर। मैं भी लाइव हूं, आप भी लाइव हो? सर मैंने खत्म कर दी? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ। बस सर मैं खत्म करके फोन कर। शक्ल तो दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, अच्छा क्लास चल रही है? क्लास चल रही है सर। करता हूं मैं फ्री होके। बच्चों को बोलो ना ऑल द वेरी बेस्ट। पक्का सर पक्का। सी यू सर, सी यू, बाय। हाँ जी बच्चों, लव सर का फोन था। ओके, तो जरा ध्यान से बेटा, GDP एट MP हमारा सबसे पहला है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ NPISH। बेटा जी हमें पेपर में हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन होता। अगर मुझे पेपर में हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है तो बेटा मैं उसे कैसे निकालूंगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग। मैं एक इंडिविजुअल हूं, बीइंग अ इंडिविजुअल मेरी इनकम कितनी है, उसमें से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कोई भी हाउस होल्ड कितना कंज्यूम कर रहा है ये कैसे निकलेगा बेटा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से पर्सनल सेविंग को माइनस करके हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। हाउस होल्ड फाइनल में मैंने सेविंग ऑफ NPISH को ऐड किया तो मेरा क्या निकल जाएगा बेटा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पेपर में मुझे हाउस होल्ड फाइनल नहीं गिवन तो मैं उससे कैसे निकालूंगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग, राइट। तो मैंने आपको बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में पहला कंपोनेंट बताया गवर्नमेंट फाइनल, दूसरा कंपोनेंट बताया प्राइवेट फाइनल। प्राइवेट फाइनल ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर ये मुझे नहीं गिवन है हाउस होल्ड फाइनल, ये कैसे निकलेगा? PDI माइनस हाउस होल्ड सेविंग, राइट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और पेपर में न्यूमेरिकल इसी पे ही आएगा, ध्यान से देखना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैं इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकता हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा। सबसे पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा चेंज इन स्टॉक, तीसरा नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। मेरे बच्चों मेरी हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मेरी सब हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है बेटा? फिक्स का। इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है? फिक्स का। तो जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक के साथ फिक्स वर्ड गिवन होगा तभी बेटा मैं चेंज इन स्टॉक और नेट एक्विजिशन को ऐड करूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए। मेरे बच्चों मेरी हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मेरी सब हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा हमारा इसके अंदर बाप बेटे में किस चीज का फर्क है? फिक्स का। हेडिंग मतलब पापा जी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सब हेडिंग क्या है हमारी? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो बाप बेटे में किस चीज का फर्क है बेटा? फिक्स का। तो जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक के साथ फिक्स वर्ड गिवन होगा तो आप चेंज इन स्टॉक और नेट एक्विजिशन को भी ऐड करोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो मेरे बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसके इक्वल है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल।
क्या बोला मैंने? नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पेपर में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, अगर आपको पेपर में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, हमें चाहिए क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें गिवन क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये ग्रॉस है, ये नेट है। तो ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है? डेप्रीसिएशन का। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट में ग्रॉस है, तो डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा? ऐड। तो GDKF विल बी NDKF प्लस डेप्रीसिएशन। इफ इन केस आपको पेपर में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो बेटा मेरी हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन। बेटा मैंने एक बात बताई, जब भी फिक्स वर्ड गिवन होगा तभी चेंज इन स्टॉक और नेट एक्विजिशन ऑफ वेरिएबल्स ऐड होगा। नेट एक्विजिशन ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है? प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, राइट? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी रिफ्रेशर में नेट एक्विजिशन ऑफ वेल्यूएबल्स नहीं दिया हुआ। पर ये होता क्या है? प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल। आप डायमंड खरीदते हो, एंटीक खरीदते हो, उस पे जो खर्चा करते हो, दैट इज नेट एक्विजिशन ऑफ वेल्यूएबल्स। अगर गिवन होगा तो बेटा आपको डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली गिवन होगा। ठीक है बेटा? तो बेटा जी, पापा जी क्या है? हमारे 4 कंपोनेंट हैं। पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा मैं बता रहा हूं। तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसके इक्वल है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्विजिशन ऑफ वेल्यूएबल। अब बेटा ये पापा है, ये बेटा है। बाप बेटे में किस चीज का डिफरेंस है? फिक्स का। तो जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक के साथ फिक्स वर्ड गिवन होगा तभी मैं चेंज इन स्टॉक और नेट एक्विजिशन को ऐड करूंगा इसे निकालने के लिए। अगर बेटा फिक्स नहीं है, फिक्स हटा दूंगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, मतलब पापा गिवन है। तो अगर फिक्स नहीं गिवन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो नीचे जितनी भी चीजें हैं वो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जब हेडिंग दी हुई है तो सब हेडिंग नहीं आती। ऐसी मेरे बच्चों, हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। क्या बोला मैंने? हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। हमारा कंपोनेंट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें गिवन क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस है, नेट है, प्लस डेप्रिसिएशन होगा बेटा। और जब भी हमें फिक्स वर्ड गिवन होगा, तो ये दो चीजें भी ऐड होंगी। क्या निकालने के लिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो GDKF क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस है, नेट है, प्लस डेप्रिसिएशन। और बेटा जब भी फिक्स है तो ये दो चीजें भी ऐड हो जाएंगी, ये निकल आएगा, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन इस चीज पे आएगा। अगर एक्सपेंडिचर मेथड पे क्वेश्चन आया तो इस पार्ट पे आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको बताता हूं, राइट? अब बेटा जैसे एक बात और बताता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं गिवन होता तो ये 3 चीजें गिवन होंगी, तो मैं बताऊंगी, इन तीनों को ऐड करके हम ये निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला अगर मुझे नेशन की इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालनी है तो मैं क्या करूंगा बेटा? इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें ऐड करूंगा। उन सभी एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके क्या निकलेगा? GDP एट MP। अब GDP एट MP निकल जाएगा, रिलेशनशिप बना के जो निकालना है वो निकाल लेंगे। और बेटा वो एक्सपेंडिचर है कौन कौन से? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, राइट? हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सब हेडिंग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बाप बेटे में किस चीज का डिफरेंस है? फिक्स का। और अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक के साथ फिक्स गिवन है तभी चेंज इन स्टॉक और नेट एक्विजिशन ऐड होगा इसे निकालने के लिए। अगर फिक्स नहीं है तो जब हेडिंग दी हुई है तो सब हेडिंग नहीं आएगी। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे इस पे न्यूमेरिकल कराना है। अगर मुझे पेपर में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, मुझे चाहिए क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे गिवन क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट गिवन है, हेडिंग तो मेरी ग्रॉस डोमेस्टिक की है, प्लस डेप्रिसिएशन कर दिया। मुझे पेपर में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, मुझे चाहिए क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे गिवन क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस है, नेट है, प्लस डेप्रिसिएशन किया। और जब भी फिक्स वर्ड गिवन होता है तो चेंज इन स्टॉक और नेट एक्विजिशन क्या हो जाएगा? ऐड। और इसका चौथा कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट, वो तो तुम्हें पता ही है। अब इधर आ जाओ जरा, क्वेश्चन कैसा आएगा।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, मुझे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। क्या लिखा हुआ है? मुझे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद ट्राई करो क्या आंसर आएगा, फास्ट। ट्राई करो बेटा, 2 मिनट का टाइम, नॉट मोर देन दैट।
हाँ जी बच्चों, हो गया ये आपका। नेक्स्ट बेटा, अब बेटा हमें क्वेश्चन आ सकता है स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में आपको पता है हम सभी फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। अब इन चारों चीजों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा बेटा। एनएनपी एट एफसी कैसे निकलता है? जीडीपी एट एमपी से रिलेशनशिप बना के। एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा बेटा? जीडीपी एट एमपी से रिलेशन बना के। तो अगर मुझे पेपर में आता है व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के स्टेप्स क्या है बेटा? सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर निकालेंगे हम, और वो फाइनल एक्सपेंडिचर चार तरीके के हैं, गवर्नमेंट फाइनल, प्राइवेट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। रिलेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एफसी। ये हो गया बेटा स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? हमें बेटा नेशनल इनकम में से या जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन आएगा, या बेटा हम लोगों को जीडीपी एज अ वेलफेयर एक्सटर्नैलिटी इसका क्वेश्चन बनेगा, या एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो न्यूमेरिकल मैंने बताए दो उस टाइप के बन सकते हैं। अब मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड बता रहा हूं। हम सबको पता है वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? जीवीओ एट एमपी। वैल्यू एडेड क्या होता है? जीवी एट एमपी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मैं आईसी को माइनस करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में चीजें आती हैं सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है? परचेजेस। आप सबको पता होगा ये। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मुझे दो फर्म गिवन है, फर्म ए और फर्म बी। अब बेटा मैंने फर्म ए का जीवीए एट एमपी निकाला, मैंने फर्म बी का जीवीए एट एमपी निकाला, दोनों फर्म्स का जीवीए निकल गया। अब मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है बेटा? सभी फर्म्स के जीवीए को ऐड करके। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा? सभी फर्म्स के जीवीए को ऐड करके, राइट। अगर एक ही फर्म गिवन है बेटा तो जीवीए और जीडीपी एक ही बात होगी, ध्यान रखना। आई रिपीट अगेन, जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है? सभी फर्म्स के जीवीए को ऐड करके। पर अगर बाय चांस एक ही फर्म गिवन है तो जीवीए किसके इक्वल है? जीडीपी एट एमपी के। अब बेटा एक बात और बतानी है, सेल्स अगर मुझे नहीं गिवन है और मुझे क्वेश्चन में प्राइस और आउटपुट गिवन है तो बेटा सिंपली मैं प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी क्या निकल जाएगी? सेल्स। तो ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसमें प्राइस और आउटपुट गिवन होगा, आप मल्टीप्लाई करके बेटा सेल्स निकाल लेना। अब जरा ध्यान से ये क्वेश्चन जो मैंने बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमें बेटा प्राइस गिवन है, हमें बेटा आउटपुट गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें सेल्स नहीं गिवन है, इसमें प्राइस गिवन है, आउटपुट गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब मेरे बच्चों जो मैं बोलूंगा मेरी बात को ध्यान से समझना। सेल्स हमें पेपर में नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन, मुझे प्राइस और आउटपुट गिवन है। सिंपली मैं प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी सेल्स आ जाएगी। तो 1000 इंटू 30 करा तो ऑब्वियसली मेरा 1000 इंटू 30 करा 30,000 मेरा सेल्स आ गया। चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा इसके अंदर? चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडी। मेरे बच्चों एक्साइज ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। सेल्स टैक्स भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पर आपको पेपर में जीएसटी गिवन होगा क्योंकि सभी टैक्स मर्ज हो गए, सिंगल टैक्स हो गया जीएसटी, पर फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स से दोनों है।
इन दोनों को ध्यान से बेटा, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझो, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है 3000, ओपनिंग कितना है 2000, तो चेंज इन स्टॉक कितना आ गया बेटा 1000। तो चेंज इन स्टॉक मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हमें नहीं गिवन है, छोड़ दो। माइनस करेंगे बेटा परचेजेस, परचेजेस कितनी है बेटा हमारी 4 की 12000। इसे सॉल्व करेंगे बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू एडेड में या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें P इंटू क्यू गिवन होगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। मैंने एक ड्यूरेबल गुड लिया है, मशीन एक ड्यूरेबल गुड है, मशीन का जो प्राइस है वो 10 है, 10 लाख, और ये मशीन 10 साल तक चलेगी। तो जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 10, तो आंसर क्या आ गया 1। ये 1 मेरा क्या आएगा बेटा डेप्रिसिएशन। दोबारा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए मैंने मशीन खरीदी, इसकी लाइफ 10 साल है, और ये मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी, इसकी लाइफ 10 साल है और मैंने 10 लाख की खरीदी, तो मेरा हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे 10 लाख बाय 10 एक का। पर अगर यहाँ पे 5 ईयर होती एक्सपेक्टेड लाइफ मशीन की, तो 10 लाख को मैं 5 से करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन 2। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद मुझे गिवन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मेरा क्या होता है इंटरमीडिएट गुड। क्या होता है बेटा इंटरमीडिएट गुड। तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी हमारा वैल्यू एडेड होता है। तो प्यारे से बच्चों वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। मेरा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो क्या है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मेरे बच्चों सेल्स कितनी है 20, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है अनसोल्ड स्टॉक कितना गिवन है बेटा 2, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, ये कितना गिवन है 5। तो मेरा वैल्यू एडेड आ जाएगा बेटा। फिर रिलेशन बना के हम एनवीएडएफसी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटा वैल्यू एडेड पे मैंने आपको 2 टाइप के न्यूमेरिकल बता दिए। अब वैल्यू एडेड के स्टेप्स भी आ सकते हैं। वैल्यू एडेड का जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या होगा, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है उन्हें 3 सेक्टर्स में बांटेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। दूसरा पॉइंट, हर फर्म का मैं बेटा जीवीए एट एमपी निकालूंगा। अब जब जीवीए एट एमपी निकल गया, सभी फर्म्स के जीवीए को ऐड करेंगे, जीडीपी एट एमपी निकलेगा, और जब जीडीपी निकल गया तो एनएनपी एट एफसी रिलेशनशिप बना के आ जाएगा। ये स्टेप्स हैं वैल्यू एडेड मेथड का। अब बेटा मैंने अभी तक आपको क्या बताया, नेशनल इनकम में आपको बेटा जीडीपी डिफ्लेटर, दूसरा जीडीपी इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, फिर मैंने एक्सपेंडिचर मेथड और उसके न्यूमेरिकल बताए, वैल्यू एडेड मेथड उसके न्यूमेरिकल बताए, और दोनों के स्टेप्स प्रिकॉशंस बोले, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड। अब बेटा मैंने इतना समझाया आपको, ऐसा महसूस होता है कि इस बार नेशनल इनकम में आपको केस बेस्ड आएगी, केस स्टडी आएगी। कुछ केस स्टडी का मैंने एग्जांपल लिया केस बेस्ड क्वेश्चन का। अब रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। इंडियन इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन एंड डेवलपमेंट,
मुझे ये पूरा डेटा गिवन है बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चन है, इस डेटा को आप आराम से पढ़ेंगे, यहां तक डेटा गिवन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द मेन सेक्टर्स ड्राइविंग इंडिया की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी को ड्राइव करने में मेन सेक्टर कौन से और कैसे इनकम इसमें इंफ्लुएंस होगी। दूसरा पूछा है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। अब मेरे बच्चों इसका आंसर जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको केस बेस दे देंगे और नेशनल इनकम के थ्रू आपको वैल्यू निकालनी है। ऐसी बेटा एक और केस बेस्ड क्वेश्चन एक्सटर्नैलिटी पे बन सकता है। मैंने क्या बोला, मेरे को जीडीपी एक्सटर्नैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आ सकते हैं नेशनल इनकम में, तो मैंने आपको बेटा पहली केस स्टडी जीडीपी डिफ्लेटर पे बताई। अब जो दूसरी है वो एक्सटर्नैलिटी पे। पहले आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, आंसर जो है इसका ये केस स्टडी के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बतानी है, फिर कार्बन प्राइसिंग शुड बी प्रमोटेड, ये इसके अंदर आंसर मिल जाएगा, इसी के अंदर ही आंसर होगा, डोंट वरी। तो ये दो टाइप की मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन बताए। अगर समझ आ गया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप फास्ट, जल्दी दो बेटा। हाँ जी बच्चों, गिव मी अ थम्स अप बेटा, अगर समझ आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? एक बार रिस्पॉन्ड करना बेटा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके अब बेटा जो मैंने अभी केस बेस्ड क्वेश्चन बताए, नेशनल इनकम के, जीडीपी डिफ्लेटर बताया, ये सबको समझ आया बेटा? कईयों को वॉइस नहीं आ रही थी, लेट मी नो। एवरीबॉडी लेट मी नो। चलो आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, मैं आगे बढ़ता हूं। अब अभी आवाज सबको आ रही है? चलो ठीक है। अब बेटा जिनको आवाज नहीं आ रही थी, एक बार मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैंने अभी कराया क्या है, नेशनल इनकम में जीडीपी डिफ्लेटर के बेटा न्यूमेरिकल्स कराए, जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड थ्योरी बताइए, एक्सपेंडिचर वैल्यूएटेड मेथड के स्टेप्स और न्यूमेरिकल बताएं। अब बेटा जरा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, क्यों? क्योंकि बेटा आपका पेपर है, आपको आना चाहिए। मैं बस आपको ये बता रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं राजे, ठीक है। अब जरा ध्यान से, केस बेस्ड क्वेश्चन ये सब बता दिया मैंने। अब बेटा एक चीज सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बेटा एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करो और उसके कंपोनेंट्स, राइट, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है इस पे, इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न अबाउट राइजिंग एमपीएस। इकोनॉमिस्ट कंसर्न रहते हैं कि एमपीएस बढ़ रहे हैं। अब मेरे बच्चों, जब एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी कम होगा, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के इक्वल होता है। अगर एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी कम होगा। अब बेटा सी किसके इक्वल होता है, सी बार प्लस बी वाई। अगर बेटा एमपीसी कम होगा तो बी कम होगा, बी कम होगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगी तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी। तो इकोनॉमिस्ट कंसर्न क्यों होते हैं जब एमपीएस बढ़ता है, क्योंकि फ्यूचर में नेशनल इनकम क्या हो जाएगी बेटा, कम। ओके, पैरामेट्रिक शिफ्ट, बेटा पैरामेट्रिक शिफ्ट का होता है मतलब चेंज इन स्लोप। जब स्लोप में चेंज होता है उसे हम पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने किया होगा, नहीं किया तो मैं 2 मिनट बताना चाहता हूं। सी हमारा सी बार प्लस बी वाई है। पैरामेट्रिक शिफ्ट में स्लोप चेंज होता है, स्लोप हमारा एमपीसी होता है बेटा। तो एमपीसी में चेंज आ रहा है तो मतलब स्लोप में चेंज आ रहा है। अब पहले सी था 50 प्लस 0.5 वाई। अब मेरे बच्चों, मैंने कहा जो बी है पहले 0.5 था, अब बी 0.75 हो गया। अब बेटा जब बी में चेंज है तो सी बार तो कांस्टेंट रहेगा ना, बी में चेंज है सी बार सेम है, तो सी बार सेम है, बी के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ गई। ऐसे शिफ्ट को हम पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैरामेट्रिक शिफ्ट। ऐसी अगर मैं बोलूं कि स्लोप डिक्रीज हो गया तो कर्व कैसा चला जाएगा बेटा, लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक शिफ्ट। समझ आ गया तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप बेटा, क्विक। क्विकली, रिस्पॉन्ड करो बेटा। पैरामेट्रिक शिफ्ट ओके, आगे बढ़ते हैं। डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। मुझे सेविंग कर्व डिराइव करना है बेटा कंजम्पशन कर्व से। मेरे बच्चों, सिंगल फिगर में बनाओ, ये मेरी 45 डिग्री लाइन है, ये मेरी कंजम्पशन है। इनकम कंजम्पशन से पी पे मिल रही है, तो सेविंग क्या होगी, 0। पी पॉइंट के लेफ्ट में कंजम्पशन ज्यादा इनकम से, सेविंग नेगेटिव। पी पॉइंट के राइट में इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, सेविंग पॉजिटिव। तो ये मेरा सेविंग डिराइव हो गया कंजम्पशन पे। ये क्वेश्चन हमें आ सकता है बेटा। ओके, एडीएस अप्रोच, एडीएस अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, आपने पढ़ी होगी। तो एडीएस अप्रोच के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपको लिखेगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बताओ, या आपको बोलेगा सी प्लस आई अप्रोच बताओ। मेरे बच्चों, सी प्लस आई का मतलब क्या है, एडी। एडी अप्रोच बताओ, तो एडी अप्रोच का मतलब एडीएस अप्रोच ही होता है। तो अगर सी प्लस आई अप्रोच भी आएगा, सी प्लस आई अप्रोच भी आएगा, तो वो कौन सी अप्रोच होगी बेटा, एडीएस अप्रोच। ओके, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जेंटे सेविंग और एग्जेंटे इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा हर लेवल पे, नहीं बेटा, नो। एग्जेंटे सेविंग और एग्जेंटे इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल पे। एज इन, ये मेरा सेविंग है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो एग्जेंटे सेविंग एग्जेंटे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल पे इक्वल है।
पर मेरे बच्चों एक्सपोज्ड सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, इक्वल एट एवरी लेवल, वो इक्वल होगा हर लेवल पे। क्या बोला मैंने? हर लेवल पे। ठीक है, ओके। अब बेटा सीधी बात, नो बकवास, जो ये है इसमें एक्सेस डिमांड और मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा आपका पक्का। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में मनी में मेजर M1 कर लेना बेटा, और बैंकिंग के अंदर क्रेडिट क्रिएशन और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसके ऊपर 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, फॉरेन एक्सचेंज में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट करना है और मेरिट और डीमेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट करने। डिसइक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का क्वेश्चन क्या होगा बेटा? जैसे मैं कहता हूं फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए, उसका एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मेरे बच्चों ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। अब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब नया वाला सप्लाई डिमांड से यहां मिल रहा है तो प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई। यहां $1 90 का था, अब 88 का हो गया। दिस इज करेंसी एप्रिसिएशन। और इससे रिलेटेड मैंने बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कराए हुए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, इनके बीच का डिफरेंस कर लेना बेटा। तो बेटा नेट शेल में अगर हम देखें, मैंने आज क्या बताया आपको? मैंने सबसे पहली बात बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि मुझे जीडीपी डिफ्लेटर पे क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है बेटा। जीडीपी डिफ्लेटर के मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दिए, एज्यूमिंग आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, फिर भी मैंने एक एक न्यूमेरिकल बताया। फिर बेटा जीडीपी एंड वेलफेयर में एक्सटर्नैलिटी और दूसरा बेटा हमारा चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स और उसका न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के 2 टाइप्स बताए बेटा मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों टाइप करके जाना। फिर एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स हो गए। फिर वैल्यू एडेड मेथड बताया बेटा मैंने आपको, और वैल्यू एडेड मेथड में भी हमारे ये 2 तरीके के न्यूमेरिकल के तरीके बताए, दोनों में से एक आ सकता है। उसके बाद बच्चा वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स हैं। फिर मैंने आपको बताया केस बेस्ड क्वेश्चन, के नेशनल इनकम में केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और 2 तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको केस बेस्ड के कराए। फिर डिटर्मिनेशन में एडी, उसके कंपोनेंट्स, इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न अबाउट राइजिंग एमपीएस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मेंशन करे। ओके, अब बेटा एक चीज सुनो ध्यान से, मेरे बच्चों जितना हो गया उतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ये बेटा स्कैन कर लो, और इसके अंदर मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के 1 से लेके 8 चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हैं, और मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आपको वो अभी जाते वक्त देख के जाने। ये जो मैंने पीपीटी आपके लिए बनाई है, उस पीपीटी की फाइल भी इस स्कैन के अंदर है। प्लीज इसे स्कैन करके बताओ ये स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेट मी नो।
लेट मी नो बेटा, जस्ट चेक एंड लेट मी नो स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंडियन इको में तुम्हें जो रिवीजन करनी है, अब ये जो अभी मैंने स्कैन दिया बेटा, स्कैन कोड, इसके अंदर से एक एक पेज, दो दो पेज का चैप्टर है और लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं बेटा, आपको जरूर पढ़ के जाने। सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेम क्वेश्चंस। स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा, लेट मी नो बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड के दोनों न्यूमेरिकल्स में नहीं आई थी आवाज, माइट भी टेक्निकल इशू होगा बेटा, कोई बात नहीं। तो आप ये रखना, अभी आप स्कैन करके ना एक्सपेंडिचर मेथड के वो दोनों क्वेश्चंस देखना बेटा, और वो जो दोनों क्वेश्चंस हैं उसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी बनेगा आपको, राइट? जस्ट चेक इट कि हो रहा है कि नहीं हो रहा स्कैन। रात को सोया नहीं बेटा तू, अननोन भाई, 1 घंटे की झपकी ले ले भाई। रिस्पॉन्ड मी फास्ट, ये स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेटा ट्राई करो, ये स्कैन हो रहा है कि नहीं, लेट मी नो, मैं फिर चेंजेस करूं कुछ। शौर्या, रोहन, आहाना, एवरीबॉडी। बहुत लैग आ रहा है बेटा, एक बार थम्स अप कर दो अगर स्कैन हो रहा है आपसे। मुझे लगता है सारी रात नहीं सोए तुम लोग। चलो ठीक है बेटा, आई बिलीव स्कैन कर लिया होगा तुमने। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, गुड लक फॉर योर पेपर, गॉड ब्लेस यू ऑल।